Hello everyone, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combine CS the Extra Step. Dear friends, अब मैं आज के इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाली हूँ कि जो भी लर्नर्स के यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं हुए हैं उनको अभी क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी दिस इज़ दिसंबर, करेक्ट। दिसंबर फर्स्ट वीक आपका ऑलरेडी रन हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे लर्नर्स हैं जिन्होंने पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म को भरा है। बहुत ऐसे लर्नर्स जिन्होंने महाराष्ट्र सेट के लिए फॉर्म भरा है। वो लर्नर्स को अभी क्या करना चाहिए, आपका अगर यूजीसी नेट एग्जामिनेशंस क्लियर नहीं हुआ है तो क्या आप ये लेके बैठ जाओगे कि हाँ मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है? नहीं। नाउ दिस इज़ द हाई टाइम कि आपको भी मालूम है कि अगर आपने कोई भी नॉलेज को गेन किया है कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ अचीव हुई है, करेक्ट। तो अब आपको क्या करना, वॉट एवर यू हैव द स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि मेरा इस वजह से एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुआ, मेरे काउंटिंग मिस्टेक है, मैंने ये सिली मिस्टेक्स किया है, तो वो भी जो भी सिली मिस्टेक्स हैं आप उसको बहुत ही आराम से एक दिन या 2 दिन का टाइम लेकर उसको एनालाइज करिए एंड वट एवर यू हैव स्टडीड फॉर यूजीसी नेट उसको आपको क्या करना है, उसको पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस और जो भी महाराष्ट्र सेट होने वाला है, मे भी कई सारे स्टेट वाइज, जैसे मैं अगर बात करूँ तो हैदराबाद पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होने वाले हैं। सिमिलरली आईआईटी मुंबई का भी आपका पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होने वाला है। तो अगर आपने वो सिलेबस को देखा है तो कहीं ना कहीं वो सारा स्टैंडर्ड सिलेबस यूजीसी नेट को ही फॉलो करता है। तो क्या क्वेश्चंस उससे अलग आएंगे? नहीं आएंगे, क्वेश्चंस उसके ही आएंगे। तो जो मिस्टेक्स आपने यहाँ पे किया है वो मिस्टेक्स आपको यहाँ पे नहीं करना है। आई रिपीट, वो मिस्टेक्स आपको यहाँ पे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब आपने ये फॉर्म फिल किया था, क्या वहाँ पर उन्होंने ये बोला था कि यूजीसी नेट क्वालिफाई होना इंपॉर्टेंट है? नो, दैट वॉज नॉट कंपल्सरी। तो अब आपको क्या करना है कि जो भी आपका सिलेबस है उस सिलेबस को आप लेके बैठो एंड यू हैव टू सेट योर 20 डेज का टारगेट। उस 20 डेज में आपको क्या करना है, ईच एंड एवरी यूनिट को 2 दिन में ओनली रिवाइज करना है। ओनली यू हैव टू डू रिवीजन। रिवीजन का ये मीनिंग है कि अगर मैं डेटा स्ट्रक्चर की बात करूँ तो आपको सारी कॉम्प्लेक्सिटी फिर से रिवाइज करनी है, करेक्ट। क्योंकि ये देखा गया कि एवरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से आपका क्वेश्चन कोई भी एग्जामिनेशन से वो आना ही आना है। इसके बाद अगर मैं टीओसी की बात करूँ तो टीओसी में आपको कैसे रेगुलर फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से आप उसका जो चार्ट है दैट इज़ डिसाइडेबिलिटी प्रॉपर्टी, देन आपका क्लोजर प्रॉपर्टी, ये सारा आपको फिर से रिवाइज करना है। कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, कुछ भी ऐसा जाके नहीं सोचना कि हमने ये नहीं पढ़ा तो हम ये पढ़ ले, नहीं। यही तो मिस्टेक्स होते हैं जो आपको अवॉइड करना है। आपको अभी 20 डेज़ में, क्यों? क्योंकि ये देखा गया है कि जो आपका दिसंबर लास्ट वीक होगा, दिसंबर लास्ट वीक से आपके एग्जामिनेशन शुरू होंगे। तो टुडे इज 2 दिसंबर, करेक्ट। टुडे इज 3 दिसंबर। तो 3 दिसंबर है, ऑलरेडी आपके पास अभी बहुत टाइम का शॉर्टेज चल रहा है, तो आप रिविजन करो। तो लेटेस्ट सपोज मैं आपको यहाँ पे एक सिलेबस दिखाना चाहूँगी। दिस इज़ द सिलेबस ऑफ जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद, करेक्ट। तो हैदराबाद का ये मैंने सिलेबस फाइंड आउट किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके दिसंबर लास्ट वीक में एग्जामिनेशन होने वाला। तो आप सिलेबस को देखो, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे, व्हाट इज़ एल्गोरिथम, व्हाट इज़ फ्लो चार्ट, कंट्रोल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपको ये एनालाइज करना है कि क्वेश्चंस किससे पूछे जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, वो आपसे यहाँ पे व्हाट इज़ एल्गोरिथम पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वो क्या पूछेगा, आपको एक प्रोग्राम गिवन होगा एंड दे कैन आस्क कि आप इसका आउटपुट फाइंड आउट करें। तो इसके लिए आपको पॉइंटर्स को रिवाइज करने की बहुत ही ज़रूरत है। आपको फंक्शंस में जो भी आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट है वो मालूम होना चाहिए। देन अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट। इसके बाद जो भी डेटा स्ट्रक्चर का आपका फाउंडेशन है दैट इज स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री एंड ग्राफ, इन सब के आपको प्रॉपर्टीज़ मालूम होने चाहिए। इसके बाद दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम। तो जो भी लर्नर्स इस एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए अपियर होने वाले हैं उनको कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम, जो आपने यूजीसी नेट में पढ़ा है कि डिवाइड एंड कॉन्कर के अंदर क्या आएगा, ग्रिडी के अंदर क्या आएगा, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के क्या फीचर्स होते हैं, आपको उसको रिवाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ये फोकस करना चाहूँगी। लेटर सपोज एनपी हार्ड एंड एनपी कंप्लीट बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, करेक्ट। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो अब आने वाले 20 डेज में आपको इसको छूना भी नहीं है। नो नीड टू गो फॉर एनपी हार्ड एंड एनपी कंप्लीट, छोड़ दीजिए उस टॉपिक को, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपको नीचे दिखाऊं तो सेम सिलेबस आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के लिए। तो क्या अगर आपने अभी नेट का एग्जाम दिया होगा तो आपने भी देखा होगा कि दे हैव नॉट अ सिंगल बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है, उन्होंने कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ही पूछा। तो आपको क्या करना है, सीपीयू का जो भी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो आपको मालूम होना चाहिए। यू ऑल्सो नो कि जो भी आपके डेटा रिप्रेजेंटेशन है, जो भी आपका डिजिटल का पार्ट है, जो भी आपका एक्सप्रेशंस आते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करना आता है, उससे एक क्वेश्चंस तो बनते ही बनते हैं।
देन मेमोरी हायरार्की। मेमोरी हायरार्की तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा। पैरेलल प्रोसेसिंग, तो इन सब का आपको कॉन्सेप्ट को सिर्फ रिवाइज करना है। फिर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पाइप प्लानिंग, SIMD, तो ये सब पे आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल एक टॉपिक उठाना है। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप गूगल में जाइए, सिंपली यू हैव टू राइट व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ SIMD, और सिर्फ उसको रीड कर लेना है। ठीक है, रीड कर लेना है और कुछ नहीं करना है और उसको दिमाग में सेट करना है। अगर मैं कंप्यूटर नेटवर्क की बात करूं तो ऑब्वियसली यू नो कि OSI और TCP/IP मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको सारे 7 लेयर्स का मालूम होना चाहिए कि फंक्शनैलिटी क्या होती है। देन ये देखा गया है आपके एग्जामिनेशंस में जो भी आपके UDP होते हैं और TCP एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, ये 4 ऐसा टॉपिक है जिस 4 टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। एंड जो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके स्विचिंग टेक्निक से पूछ लेंगे, वो टोपोलॉजी से पूछ लेंगे, वो ट्रांसमिशन मीडिया से पूछ लेंगे। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ रिवाइज करना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास इसके नोट्स नहीं है या कोई भी आपको इसमें डिफ़िकल्टी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम प्रोग्रामिंग की मैं बात करूं तो आपको CPU शेड्यूलिंग को फिर से रिवाइज करना है। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, डेडलॉक, मेमोरी मैनेजमेंट, मतलब सब कुछ आप लोग ने पढ़ा है। सिर्फ आपको एक एक दिन का टाइम लेना है, 4 to 5 आवर्स की सीटिंग देनी है एंड इन सारे टॉपिक्स को रिवाइज करना है। ठीक है, डेडलॉक, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो आप इसको ज़रूर पढ़िए। उसके बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट रह जाता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो ये देखा गया है कि अगर आप प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन एंड प्रोसेस एंड थ्रेड को पढ़ते हो तो यहाँ पे IPC को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट प्रोसेसेस के बीच में जब आप कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हो, दैट इज नोन एज सिंक्रोनाइजेशन। तो ये कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है, सारे टॉपिक इंटरलिंक्ड है। और अगर मैं ऑटोमेटा कंपाइलर और UPS की बात करूँ तो UPS में देखो आपका ओवरलोडिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद जो आपके बेसिक्स होते हैं जावा प्रोग्रामिंग की, तो आपको क्या करना है, सिंपली कोई भी गूगल पे जाकर आप वो करिए, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ को सर्च करो और प्रॉपर्टीज़ को रीड आउट करना है, जिसमें आपका एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, ये आपको पढ़ना है। एंड अगर मैं ऑटोमेटा की बात करूं तो मेरे चैनल पे ऑटोमेटा के हार्डली 10 वीडियोस हैं। वो 10 वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको देखने के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मैंने NP हार्ड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, देन मैंने वहाँ पे रेगुलर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, चॉम्स्की हायरार्की, ग्रामर को कैसे आइडेंटिफाई करते। देखिए आपका सिलेबस बहुत ही कन्फाइंड है, तो आप यहाँ पे जो UGC नेट का सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा है, उतना आपको नहीं पढ़ के जाना है। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि जो भी लर्नर्स है, अगर उनका ये PhD एंट्रेंस के लिए वो अपीयर हो रहे हैं तो चैनल पर ऑलरेडी ऑटोमेटा का जो 10 वीडियो है और UPS का जो 10 वीडियो है आप उसको ज़रूर देखें। इसके बाद मैं डेटाबेस मैनेजमेंट की बात करूँ तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ऐसा देखा गया कि रिलेशनल अलजेब्रा एंड कैलकुलस, इस पर बहुत ही फोकस किया जा रहा है, तो आप इसको ज़रूर कवर अप करके जाइए। SQL की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, बट अगर प्रैक्टिस नहीं है तो क्या आप अभी जाके SQL करोगे? नहीं, इतना टाइम आपके पास नहीं है। तो आप बस एक बार स्टेटमेंट रीड कर लीजिए कि किस तरीके से आपको सिंटेक्स मालूम होना चाहिए। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डेटा माइनिंग। तो जो भी लर्नर्स PhD एंट्रेंस के लिए जा रहे हैं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब लास्ट मोमेंट पे मैंने कुछ वीडियोस बनाया है उसको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें माइनिंग एसोसिएशन रूल्स, क्लासिफिकेशंस एंड प्रेडिक्शन को बहुत ही क्रिस्प वे में समझाया है, जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका फिर नेक्स्ट वेटेज होता है ट्रांजेक्शन्स। करेक्ट, ट्रांजेक्शन्स आपको पढ़ना चाहिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करूँ तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का हार्डली 7 to 8 वीडियोस है चैनल पे, जिसमें मैंने ऑलरेडी प्रोसेस मॉडल को पूरा डेप्थ में कवर किया है, जिसमें आपको सिर्फ कीवर्ड्स को रिवाइज करना है। इसके बाद UML का कॉन्सेप्ट मैंने कवर अप किया है, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए। इसके बाद अगर मैं इसमें बात करूँ, आपके सिलेबस में ये मेंशन नहीं है यहाँ पे एजाइल मेथडोलॉजी, बट अगर यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन की बात करोगे, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और एडवांस चीज़ों की बात करोगे तो कहीं ना कहीं एजाइल मेथडोलॉजी इसमें आपका इंक्लूड हो जाएगा। इसके बाद कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड इमेज प्रोसेसिंग, तो ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं लर्नर्स को बहुत टफ लगता है कंप्यूटर ग्राफिक्स में। तो क्या करना चाहिए आपको? क्या करना है, कंप्यूटर ग्राफिक्स में अगर आपका रास्टर स्कैन ग्राफिक्स है, ठीक है, तो इस पर एक वीडियो बना, आप उसको देखिए। प्रोजेक्शन इज़ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, उसको देखिए। इसके बाद जो आपकी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेट अस सपोज अगर मैं यहाँ पे बात करूँ लर्निंग एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तो ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है ना, तो इस पे वीडियोस ऑलरेडी आप उसको देख लेना। एंड जो HTML है, XML है, क्या करना है इसमें, ये ऐसा टॉपिक है, अगर मैं XML ही पढ़ाने जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा XML है, ठीक है। तो XML का आप सिर्फ क्या करो, प्रॉपर्टीज़ देख लो। प्रॉपर्टीज़ मीन्स कि W3 स्कूल्स पे जाकर आप देख सकते हो
क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस आएंगे बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, तो इस पर आपको ज़्यादा इम्फेसिस नहीं करना है। वॉट एवर यू हैव स्टडीड, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो भी आपने पढ़ा है ना, वॉट एवर यू हैव स्टडीड, जो भी आपने स्टडी किया है ना अभी तक, उसको आपको सिर्फ रिवाइज़ करना है, सिर्फ रिवाइज़ करना है और कुछ भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये तो कंप्यूटर साइंस की बात हो गई। कहीं ना कहीं पीएचडी में भी आपका एक जनरल पेपर होता है, तो आपको इक्वल उस पर भी इम्फोसिस करना है। तो नाउ इट इज़ व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर अगर आप हाउस वाइफ हो या अगर आप कुछ भी किसी अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, तो आपको मॉर्निंग में, मैं क्या बोल रही हूँ कि मॉर्निंग में आप जो भी आपका कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है उसको आप 2 to 3 आवर्स का टाइम निकालिए और रिवाइज करिए। डेली बेसिस पे आपको एक यूनिट को कवर करना ही है, एक यूनिट को कवर करना है। उसके बाद आप ऐसा कर सकते हो कि अगर आप ऑफिस के लिए जा रहे हो तो आप ऑफिस में जो भी आपका लीजर पीरियड्स होते हैं, अगर मैं टीचिंग की बात करूं, अगर आप ऑफिस में हो, अगर आप थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं तो इस जनरल पेपर पे थोड़ा ध्यान दे दीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि कहीं ना कहीं आफ्टरनून के टाइम में मैं ये रिकमेंड करूँगी कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिए। जैसे जो मैं अभी जवाहरलाल नेहरू की बात करी थी, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत लोग को अवेलेबल नहीं है, तो क्या करना चाहिए, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का उठा लीजिए, आप IIT मुंबई का उठा लीजिए, आप किसी भी स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सर्च करिए और उसको सॉल्व करना शुरू करिए। मतलब कि आपको मॉर्निंग का टाइम एक यूनिट को सिर्फ रिवाइज करना है, जो भी आपने नोट मेकिंग की है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ उसको रिवाइज करिए। आफ्टरनून के टाइम में आपको किसी भी यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक सॉल्व करना है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व होने से क्या होगा, आप ये समझो कि पूरे दिन में आप अगर 10 यूनिट है आपके, तो टोटल 10 यूनिट्स आप रिवाइज कर लोगे, ठीक है। इसके बाद नाइट में जब आपको थोड़ा भी टाइम मिलता है, देन यू हैव टू गो फॉर यूनिट 2, किसी भी दूसरे यूनिट को उठाइए और उसको रिवाइज करना शुरू करिए। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू मेक अ स्ट्रैटेजी फॉर 20 डेज। एंड इन 20 डेज में अगर आपका सपोज नेट क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो आपको अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी मेहनत अपने पीएचडी एंट्रेंस में निकालना है। क्यों? क्योंकि आप नेट क्वालिफाई करने के बाद भी क्या करते हैं, आप पीएचडी के लिए ही जाओगे, है ना। आप क्या करोगे, किसी जॉब के लिए ही जाओगे। तो अगर नेट नहीं क्वालिफाई हुआ तो ऐसा नहीं है कि आपको बैठ जाना और कुछ भी नहीं करना है। नो, नाउ यू हैव व्हाट टू डू कि आप पीएचडी के लिए जाइए। आपने दूसरा जो भी फॉर्म भरा है आप उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत ऐसे लर्नर्स हैं जिन्होंने गेट का भी फॉर्म भरा है, तो ऑब्वियसली आपके नेट की वजह से आपका गेट का एग्जामिनेशन ख़राब नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गेट में भी आपके 2 मंथ्स ही बचे हैं और इस 2 मंथ्स आपके लिए बहुत ही क्रूशियल है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना है। गेट जो भी गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं यहाँ पे वाइंड अप करूँगी, जिससे मैंने ये यूनिवर्सिटी का आपको सिलेबस को डिस्कस किया। तो आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी मैंने हाईलाइट किया है आप उसको ज़रूर रिवीजन करें। और अगर आपको कोई भी डाउट होता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आप फ्रीली मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके, सो आई होप दिस इज़ यूजफुल टू यू। एंड जो भी डाउट होगा आप मेरे से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।